दोस्तों, इंडिया में जब भी किसी बड़े और चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है लार्सन एंड टुब्रो का। मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मोटेरा स्टेडियम, बेंगलोर और मुंबई का खूबसूरत एयरपोर्ट और यहाँ तक कि अयोध्या का विशाल राम मंदिर भी एल&टी ने ही बनाया है। लेकिन जिस कंपनी को डेनमार्क से आए 2 इंजीनियर्स ने शुरू किया था, उस पर हमारी गवर्नमेंट टाटा प्रोजेक्ट से भी ज्यादा भरोसा क्यों करती है? देश की सुरक्षा और स्पेस मिशन जैसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में भी DRDO और इसरो इन्हें शामिल क्यों करती है? इस कंपनी में ऐसा क्या था कि धीरूभाई अंबानी और बिरला ग्रुप ने इस पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एल&टी मैनेजमेंट के मजबूत इरादों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या लार्सन एंड टुब्रो एक इंडियन कंपनी है? इन सभी सवालों के जवाब और एल&टी के संघर्ष की पूरी कहानी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। एल&टी कंपनी की कहानी शुरू होती है आजादी से पहले, जब देश में लगने वाली सारी मशीनें विदेशों से इंपोर्ट होती थी। वो साल था 1934 का, जब डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली कंपनी FL स्मिथ के सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिश्चियन टुब्रो एक सीमेंट फैक्ट्री की मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए इंडिया आए और यहीं रुककर कंपनी के काम को देखने लगे। उसके बाद 1937 में हेनिंग होल्क लार्सन नाम के एक केमिकल इंजीनियर को भी FLS कंपनी ने इंडिया भेजा, जो इत्तेफाक से टुब्रो के कॉलेज फ्रेंड थे। दोनों की उम्र उस समय 30 साल से भी कम थी और इंडिया में उन्हें ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती थी। साल 1938 में वो मुंबई गए और एक छोटे से रूम में टेबल चेयर डालकर एक पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत की। वो हमारी जरूरतों को जानते थे, इसलिए सोचे कि डेनमार्क और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से सामान इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करेंगे, क्योंकि उस समय हम पूरी तरह इंपोर्ट पर ही निर्भर थे। लेकिन बिजनेस शुरू करते ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाने से उनके बिजनेस पर भी काफी बुरा असर हुआ। साथ ही लार्सन एंड टुब्रो का डेनमार्क वापस जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब उनकी मजबूरी थी कि वो इंडिया में ही रुककर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सकें। इसलिए वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लार्सन को रिस्क लेना अच्छा लगता था, इसलिए वो बिजनेस के सिलसिले में फील्ड में ही रहते थे, जबकि टुब्रो थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के थे, इसलिए ऑफिस में बैठकर अकाउंट्स वगैरह का काम देखते थे। और वैसे भी उनके ऑफिस में 2 लोगों के बैठने की जगह ही नहीं थी। पानी का जहाज उस दौर में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया था, जो वार की वजह से काफी डैमेज हो रहे थे। इसलिए लार्सन और टुब्रो मौके का फायदा उठाने के लिए हिल्डा लिमिटेड के नाम से मुंबई के सांता क्रूज में एक शिप रिपेयर वर्कशॉप खोल दिए। लेकिन उसी समय उनकी किस्मत चमकी, जब टाटा ग्रुप ने एक सोडा ऐश प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम उनको दे दिया। एल&टी ने खुद को साबित करने के लिए खूब मेहनत किया और इस प्रोजेक्ट को समय से पहले ही पूरा करके टाटा को हैंडओवर कर दिया। फिर साल आया 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इंडिया भी अंग्रेजों से आजादी की जंग लड़ रहा था। लार्सन और टुब्रो ये जानते थे कि आजादी के बाद इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आएगी और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस काफी जोखिम भरा था। इसलिए उन्होंने साल 1944 में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी ECC के नाम से एक अलग सब्सिडरी की शुरुआत की, ताकि किसी नुकसान की स्थिति में उनके मेन कंपनी एल&टी के ऊपर इसका असर ना हो, क्योंकि वो एल&टी को एक हैवी मशीनरी और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते थे। यही सब सोचकर 7 फरवरी 1946 को मुंबई ROC में लार्सन एंड टुब्रो को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर कराया गया, जो अभी तक एक इंटरप्राइज कंपनी की तरह काम कर रही थी। और उसी साल ECC भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। खैर, आज ECC एल&टी में ही मर्ज होकर उसका कंस्ट्रक्शन डिवीजन बन गई है, जिसके मर्ज होने की भी एक खास वजह है जो हम आगे जानेंगे। दोस्तों, लार्सन, टुब्रो और उनके FLS कंपनी के 2 दोस्त एरिक मोगेंसन और S रुडिंगर ने ECC को प्रमोट करने के लिए 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके बाद उन्हें वेस्टर्न रेलवे, ACC और मुंबई नगर निगम से सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम मिला। और फिर 1950 में ECC ने श्रीलंका में अपने पहले पुल का कंस्ट्रक्शन किया, जिसे एक हॉलीवुड मूवी के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए बनाया गया था। इस साल 1950 की एल&टी एक पब्लिक कंपनी बन गई और उस साल कंपनी का सेल्स टर्नओवर सिर्फ 1.09 करोड़ रुपीस था। मुंबई के छोटे से ऑफिस को बलार्ड स्टेट के ICI हाउस शिफ्ट कर दिया गया, जिसे बाद में एल&टी ने खरीदकर एल&टी हाउस का नाम दे दिया, जो आज भी उनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में भी अपने ब्रांचेज ओपन करके एल&टी ने कई कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, उनमें से कुछ कंपनीज को एल&टी ने एक्वायर भी कर लिया। काम के प्रति उनके डेडिकेशन और समय से प्रोजेक्ट की डिलीवरी से मार्केट में उनका कद बढ़ता गया, जिसने इंडियन गवर्नमेंट के ध्यान को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, लार्सन और टुब्रो भले ही डेनिश इंजीनियर थे, लेकिन भारत के प्रति उनका सम्मान डेनमार्क से कम नहीं था। यहाँ तक कि लार्सन इंडिया को अपना एडॉप्टेड होमलैंड कहते थे।
साल 1950 में जब होमी भाभा को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए उन्होंने एल&टी से अप्रोच किया, जिसके बाद नुकसान का बिजनेस होने के बावजूद भी साल 1965 में एल&टी ने भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया और फिर साल 1970 में इसरो के चेयरमैन विक्रम साराभाई ने एल&टी को देश के स्पेस मिशन में और साल 1985 में डीआरडीओ ने एल&टी को डिफेंस सेक्टर में अपने साथ काम करने के लिए अपना पार्टनर बना लिया। दोस्तों, एक कंपनी मुंबई आरओसी में रजिस्टर होती है और मुंबई में ही एक छोटे से ऑफिस से काम की शुरुआत करती है। सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार देती है और समय से सभी टैक्सेस को भी जमा करती है। ये सफिशिएंट है किसी भी कंपनी को इंडियन कहलाने के लिए, जिसके लिए फाउंडर्स का इंडियन होना जरूरी नहीं है। हालांकि लार्सन बाद में इंडियन सिटीजनशिप हासिल करके 1978 में रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन एल&टी बोर्ड में शामिल रहे। साल 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साल 2003 में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और बात अगर कंपनी के दूसरे फाउंडर टुब्रो की करें तो 1969 में ही रिटायरमेंट लेकर वो डेनमार्क चले गए, लेकिन एल&टी बोर्ड में बने रहे और साल 1982 में उनकी डेथ हो गई। 1978 में लार्सन के रिटायरमेंट के बाद कंपनी की बागडोर अब इंडियंस के हाथों में आने वाली थी, लेकिन उसके 2 साल पहले ही कंपनी के स्ट्रक्चर में एक बड़ा फेरबदल किया गया। दरअसल ईसीसी ने अबू धाबी में एक बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था, लेकिन उनका बैलेंस शीट उसमें क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए ईसीसी को एल&टी में मर्ज कर दिया गया, जो आज भी एल&टी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जनरेट करती है। एनएम देसाई लार्सन एंड टुब्रो के पहले इंडियन चेयरमैन बनाए गए, जो एल&टी बोर्ड के मेंबर थे और उनके पिता ने कंपनी के शुरुआती दिनों में पैसा लगाया था। साथ ही ईसीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर CR रामाकृष्णन को मर्जर के बाद एल&टी का ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। रामाकृष्णन अपने डिसिप्लिन और मार्केटिंग के लिए याद किए जाते हैं। उस समय कंपनी का ज्यादातर काम मुंबई और साउथ इंडिया तक ही सीमित था, जिसे वे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया की तरफ भी ले गए और साल 1986 में दिल्ली का लोटस टेम्पल उन्हीं के सुपरविजन में बनाया गया। उनके रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर अनुमोलू रामाकृष्णा को उनकी जगह प्रमोट किया गया, जिन्होंने एल&टी के बिजनेस को इंडिया के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दुनिया के हर कोने में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, एल&टी आज भी पाकिस्तान में काम नहीं करती। फिर दौर आया 90s का, जब एल&टी का बढ़ता बिजनेस और प्रॉफिट कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स की आंखों में चुभने लगे। वह मौके की तलाश में थे कि कैसे इस पर कब्जा किया जाए और इसकी पहली कोशिश की दुबई के एक बिजनेसमैन मनु छाबड़िया ने, जब 1987 में उसने एल&टी का 1% स्टेक खरीद लिया। लेकिन उनकी नीयत को भांपकर एनएम देसाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी के पास गए और उन्हें कंपनी का शेयर खरीदने का रिक्वेस्ट किए, ताकि कोई बाहरी एल&टी को कंट्रोल ना कर पाए। अब अंबानी, जो उस समय भारत के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन थे, वह इस मौके को कैसे जाने दे सकते थे। उनकी निगाह तो खुद एल&टी पर लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत खुले मार्केट से एल&टी के 12.4% शेयर्स खरीद लिए और अपने स्टेक को बढ़ाते हुए साल 89 तक 18.5% कर लिए। लेकिन जब तक देसाई साहब को खेल समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने मेजॉरिटी स्टेक की वजह से धीरूभाई अपने और अपने बेटों के लिए एल&टी बोर्ड में सीट्स की डिमांड करने लगे। अब देसाई जी के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें खुद अपना अध्यक्ष पद छोड़कर धीरूभाई अंबानी को अपनी जगह पर बोर्ड में इनवाइट करना पड़ा। साथ ही मुकेश और अनिल अंबानी भी एल&टी बोर्ड के मेंबर बन गए। उस समय ईसीसी एक कैश रिच कंपनी थी और RIL के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही थी। धीरूभाई ने बोर्ड में जगह पाते ही रिलायंस के फेवर में डिसीजंस लेना शुरू कर दिया और साथ ही सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी की सरकार भी पूरी तरह से उनके सपोर्ट में थी। लेकिन उसी साल राजीव गांधी की सरकार को हराकर VP सिंह सत्ता में आ गए, जो अंबानी या किसी और बड़े बिजनेसमैन को फेवर नहीं करते थे। सरकार ने SBI प्रेसिडेंट DN घोष के लीडरशिप में अंबानी को एल&टी से बाहर करने के लिए कहा, क्योंकि एल&टी के मैक्सिमम शेयर्स LIC और गवर्नमेंट कंपनीज के पास ही थे। धीरूभाई चेयरमैन पद से हटा दिए गए, जबकि मुकेश और अनिल अंबानी बोर्ड में ही बने रहे। लेकिन समय एक बार फिर पलटा और VP सिंह की अल्पमत की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, जो अंबानीज के काफी करीबी थे। पूरा खेल फिर से पलट गया और घोष साहब को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अंबानी के ही पक्ष में फैसला सुनाया। अगला साल 1991 था और आम चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी की ही अल्पमत की सरकार बनी, जिसमें PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर और मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बनाए गए। आपको शायद याद होगा कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी और सरकार के ऊपर अपोजिशन का भी काफी दबाव था। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही अंबानी ने वापसी के लिए पूरा जोर लगाया, पर इस बार एल&टी मामले से दूर रहना ही सरकार को बेहतर लगा।
अंबानी को समझ आ गया कि एल&टी को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप उनके बाकी के बिजनेसेस पर भी बुरा असर डालेंगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल बिजनेस में सुप्रीमेसी को लेकर बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया से भी उनकी लड़ाई चल रही थी। इसलिए धीरू भाई बिल्कुल शांत हो गए और एल&टी में एक पैसिव इन्वेस्टर बने रहे। फिर साल 1994 में एस.डी. कुलकर्णी एल&टी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इस दौरान एल&टी बिना चेयरमैन के ही काम करती रही, लेकिन साल 1999 में जब एस.डी. कुलकर्णी का टेन्योर खत्म हुआ तो ए.एम. नाइक साहब को उनकी जगह प्रमोट किया गया, जो साल 1965 से ही एल&टी में काम कर रहे थे और कंपनी के हर उतार चढ़ाव को देखे थे। लेकिन शायद उन्हें एहसास नहीं था कि उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। हुआ यूं कि सालों से शांत बैठे अंबानी ने अचानक 2001 में एल&टी में बची हुई अपनी 10.05% की पूरी हिस्सेदारी कुमार मंगलम बिरला की ग्रासिम को बेच दिए। और उसका रीजन ये था कि एल&टी सीमेंट कारोबार में ग्रासिम इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी और इसलिए बिरला ग्रुप भी एल&टी पर कब्जा करना चाहती थी। ए.एम. नाइक ने सोचा कि अब बहुत हो गया, इस प्रॉब्लम का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। उन्होंने एल&टी के सारे एम्प्लॉइज को एकजुट किया और उन्हें समझाया कि दूसरों का नौकर नहीं बल्कि कंपनी का मालिक बनकर अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखना होगा। हमें इतनी मेहनत करनी होगी कि अच्छे नतीजे कंपनी के स्टॉक को इतना महंगा कर दें कि कोई खरीदने की हिम्मत ना कर सके। उनकी बात का जबरदस्त असर हुआ और एल&टी एम्प्लॉइज ट्रस्ट बनाकर सबने कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया। उधर बिरला को तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा। महीनों बातचीत का दौर चला और आखिरकार बिरला एक सेटलमेंट के तहत अपनी पूरी हिस्सेदारी एल&टी एम्प्लॉइज ट्रस्ट को सौंपकर बाहर निकल गए। बदले में एल&टी को अपना सीमेंट बिजनेस बिरला ग्रुप को सौंपना पड़ा, जिसे आज हम अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से जानते हैं। आज भी एल&टी में किसी प्रमोटर का हिस्सा नहीं है और लगभग 12% शेयर्स के मालिक उनके एम्प्लॉइज ही हैं। एल&टी को ए.एम. नाइक के रूप में एक सच्चा लीडर मिल गया था, जिन्हें दिसंबर 2003 में कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया और तब से लेकर जून 2017 तक वो एल&टी के चेयरमैन बने रहे। आज 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा नेटवर्थ के साथ एल&टी ने अपने बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया है। इनकी 2 आईटी फर्म LTI माइंडट्री और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अगर उनके कुल बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उनका मेजर 46% रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, 32% IT, 14% एनर्जी और बाकी का 8% रेवेन्यू हाईटेक और अदर सर्विसेज से आता है। इसके साथ ही आज की डेट में उनके पास 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है और 50 से भी ज्यादा देशों में काम करते हुए 2.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। इतना रिस्की बिजनेस होने के बावजूद भी उन्होंने सालों से अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखा है और पिछले 1 साल में ही L&T के स्टॉक ने 48% का रिटर्न दिया है। ऐसी कंपनी पर आखिर भरोसा क्यों न किया जाए। दोस्तों, अभी L&T के बारे में जानने को